हेलो स्टूडेंट जय हिंद। तो आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एंड तक क्लास को जरूर देखें। इसमें वही प्रश्न कराएंगे जो सीधे एग्जाम में आने वाले हैं जीके जीएस के। इसमें हम टॉप 50 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। आज के सेट में हम टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। पहला प्रश्न हमें दिया है, मेट्रोपॉलिटन सिटी की परिभाषा किस जनसंख्या सीमा के आधार पर दी जाती है? कौन सी सीमा के आधार पर दी जाती है? जनसंख्या की कौन सी सीमा है? सही जवाब बताएंगे। जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है कमेंट करते चलेंगे, जिसका नहीं पता है याद करते चलेंगे। तो इसका सही जवाब है 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो तो उसे मेट्रोपॉलिटन सिटी की परिभाषा दी जाती है। बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी सही जवाब है। अगला, मेगा सिटी सामान्यतः किसे कहा जाता है? मेगा सिटी किसको कहते हैं जल्दी से बताएंगे। तो मेगा सिटी आपका कहा जाता है 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले शहर को क्या कहते हैं? मेगा सिटी कहते हैं। जिस शहर की आबादी 1 करोड़ से अधिक है तो उसे मेगा सिटी कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC किस प्रकार का निकाय है? यह एक किस प्रकार का निकाय है जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका है एक वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? ये एक वैधानिक निकाय है। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। वैधानिक निकाय है। ये अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत किया गया है। कौन से? 1993 के तहत बनाया गया है। अगला, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? कुल कितने अनुच्छेद हैं ये बताना है आपको। कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें आपके अनुच्छेद हैं 30 अनुच्छेद हैं। कुल कितने? 30 अनुच्छेद हैं। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। याद करते चलेंगे ध्यान से। आज का सेट थोड़ा हार्ड लेवल का है तो इसलिए ध्यान से आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस कानून के तहत भारत में जेलों का दौरा करके कैदियों की उपस्थितियों का मूल्यांकन कर सकता है? कैदियों की स्थितियों का मूल्यांकन कर सकता है, जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। कब आया था? बी सही जवाब है 1993, याद रखेंगे 1993 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। अगला, डोकलाम विवाद भारत का किस पड़ोसी देश के साथ था? डोकलाम विवाद जो था भारत के किस पड़ोसी देश के साथ था? जल्दी से बताएंगे सही जवाब। तो इसका सही जवाब है आपका चीन के था। कौन सा? सी बिल्कुल सही जवाब है। डोकलाम विवाद जो था चीन के साथ था। भारत और चीन के साथ था। किसके? भारत और चीन पड़ोसी देश के साथ था, याद रखेंगे। अगला, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है वह जल संधि कौन सी है? तो वह आपकी जल संधि है पाक जल संधि है। कौन सी? पाक जल संधि। बी यहाँ पर सही जवाब है। कौन सी है? पाक जल संधि है, याद रखेंगे पाक जल संधि है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत से जाफना जिले के बीच स्थित एक जलडमरू मध्य है। क्या है? जलडमरू मध्य है, याद रखेंगे। पाक जल संधि है, जलडमरू मध्य है। बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। इसका नाम मद्रास के पूर्व गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया। इसका नाम किसके ऊपर रखा गया है? पाक जल संधि किसके ऊपर रखा गया है? तो मद्रास के पूर्व गवर्नर, याद रखेंगे मद्रास के जो पूर्व गवर्नर थे उनके नाम के ऊपर। उनका नाम क्या था? उनका नाम आपका था रॉबर्ट पाक था। क्या था? नाम था रॉबर्ट पाक था। तो उसी के ऊपर इसका नाम रखा गया है। बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सूचना प्रौद्योगिकी नियम किस वर्ष लागू किया गया था? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका लागू किया गया था सन 2000 में। बी यहाँ पर सही जवाब है। 2000 में लागू किया गया था। 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया था। कितना? 17 अक्टूबर, याद रखेंगे 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया था। यह भारत में साइबर अपराधों, इलेक्ट्रॉनिक डेटा आदान प्रदान और ई-कॉमर्स को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है। कौन सा कानून है? साइबर अपराधों, इलेक्ट्रॉनिक डेटा आदान प्रदान और ई-कॉमर्स को नियंत्रित करने के लिए है। बी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला, डीप फेक किस तकनीकी का उपयोग करके बनाए जाते हैं? डीप फेक जो होते हैं किस तकनीक का उपयोग करके बनाए जाते हैं? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका यहाँ पर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और मशीनरी लर्निंग। बी यहाँ पर सही जवाब है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और मशीनरी
लर्निंग की तरीके से। डीप सेक सिंथेटिक मीडिया का एक रूप है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग करके बनाया जाता है। किसका उपयोग करके? एआई का। एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, याद रखेंगे। अगला, सोशल मीडिया का उपयोग करते समय नेटिकेट का क्या अर्थ है? नेटिकेट का क्या अर्थ होता है, जल्दी से बताएंगे। नेटिकेट का अर्थ आप बताएंगे। तो इसका अर्थ होता है आपका ऑनलाइन व्यवहार के सामाजिक नियम और शिष्टाचार। बी यहाँ पर सही जवाब है, ऑनलाइन व्यवहार के सामाजिक नियम और शिष्टाचार। यह इंटरनेट और सोशल मीडिया पर सम्मानजनक और उचित व्यवहार के नियमों को संदर्भित करता है, याद रखेंगे। बी सही जवाब है। अगला, एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? एनपीए का जल्दी बताएंगे। तो एनपीए का आपका पूर्ण रूप रहने वाला है गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। क्या है? गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बी यहाँ पर सही जवाब है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पूर्ण रूप है एनपीए का। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है? सेरा नृत्य उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है, जल्दी बताएंगे। सेरा नृत्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है? तो सेरा नृत्य आपका उत्तर प्रदेश में ललितपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर? ललितपुर में मनाया जाता है। यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब है आपका। कहाँ पर मनाया जाता है? ललितपुर जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है। यह नृत्य विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय है। विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय है। किसानों द्वारा फसल कटाई के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है? किसानों द्वारा फसल कटाई के दौरान, याद रखेंगे। डी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला, प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? तो इसका है आपका बंधुता को बढ़ावा देना है। डी बिल्कुल सही जवाब है, बंधुता को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता का शब्दों का उद्देश्य बंधुता के मूल सिद्धांत को बढ़ावा देना है। प्रस्तावना में बंधुता शब्द उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता के लिए है। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के जरिए जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन, ये भी आपको याद रखना है। अगला, यूडीएचआर मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? अधिकार की गारंटी देता है। कौन सा आर्टिकल है, जल्दी बताएंगे। जल्दी से उत्तर कमेंट करेंगे। तो आपका है आर्टिकल 14 है, अनुच्छेद 14। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, याद कर लेंगे। अगला, भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? कौन से प्रकार का कर इसमें जीएसटी के अंतर्गत प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें आपका सेवा कर, सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा, सेवा कर प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, ये आप बताएंगे कब हुआ था? 1 जुलाई 2017, याद रखेंगे। 1 जुलाई 2017 भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 2017, याद रखेंगे। अगला, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु पूछी है, कितनी होनी चाहिए, जल्दी बताएंगे। तो न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए उस व्यक्ति की। कितनी? 30 वर्ष की, 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। यह आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार है। कौन से? अनुच्छेद 84 के अनुसार। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं, भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? कौन से वर्ष में की गई थी, जल्दी बताएंगे। तो इसकी स्थापना आपकी की गई थी 1992 में, 1992। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, 1992। स्टूडेंट, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ और क्लास को हाइप कर दें। जो स्टूडेंट चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली सभी क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जीके जीएस की अगर आप किसी भी एग्जाम देना चाहते हैं, जीके जीएस की तैयारी के लिए बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है, तो चैनल से सभी स्टूडेंट जुड़े रहेंगे। अगला, सीआरपीसी की धारा के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफआईआर तैयार करना
सीआरपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत यह आता है, कौन सी धारा के अंतर्गत ऐसा कर सकता है, फटाफट से बताएंगे कौन सी धारा वो है। तो वो धारा आपकी है धारा 154 के अंतर्गत। सीआरपीसी की धारा 154 के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का एक मौखिक रूप से दी गई प्रत्यक्ष जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफआईआर तैयार करना होता है। धारा 100 कितनी सीआरपीसी की 154 याद रखेंगे। ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, ए सही जवाब होगा। अगला, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है, कौन से अवधारणा पर आधारित है। तो ये आपका आधारित है ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि। ये बिल्कुल सही जवाब है, किस पर है, ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि पर आधारित है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा में पाई जाती है। अधिनियम की कौन सी धारा में पाई जाती है, जल्दी से बताएंगे। तो ये आपकी अधिनियम की धारा 11 में पाई जाती है। ए बिल्कुल सही जवाब है, अधिनियम की धारा 11 में पाई जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा 11 में पाई जाती है, याद रखना है आपको। अगला देखेंगे, स्टूडेंट हमने आपके लिए एक स्पेशल पीडीएफ नोट्स बनाया है जो यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड दोनों के लिए महत्वपूर्ण। इसमें जीके जीएस के टॉप 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न रखे गए हैं। एमसीक्यू लेवल है विद आंसर के साथ, एकदम रियल एग्जाम वाले प्रश्न हैं जो एग्जाम में बन सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग वही प्रश्न इसमें रखे गए। काफ़ी स्टूडेंट बाई कर चुके हैं, अगर आपने बाई नहीं किया तो आज ही बाई कर ले। इसका प्राइस ओनली 21 रुपये रखा गया है, 21 रुपीज़। बाई करने के लिए क्लास के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, यूपी होमगार्ड स्पेशल पीडीएफ नोट्स। और वेबसाइट पर जाएंगे, नेक्स्ट करके अपना ईमेल और मोबाइल नंबर फिल करके जैसे ही आप 21 रुपये की पेमेंट करेंगे आपके फ़ोन में इंस्टेंटली पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। पेमेंट करने के बाद 1 से 2 सेकंड का आपको वेट करना है, आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, पेमेंट कट जाता है, पीडीएफ नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पर आपको व्हाट्सअप और ईमेल भी मिलेगा वेबसाइट पर, वहाँ आप मैसेज करेंगे तो आपकी क्वेरी को तुरंत सॉल्व कर दिया जाएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट बाई कर चुके हैं, अगर आपने बाई नहीं किया तो आज ही बाई करें। और स्टूडेंट अगर पेमेंट के दौरान कोई अनसेफ का पॉपअप दिखता है तो बिल्कुल सेफ है, आप उसको कट करके पेमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज की क्लास के। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था। बुनियादी शिक्षा का विचार किसने प्रतिपादित किया था पहली बार, जल्दी से बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, पहली बार प्रतिपादित किया था। कब किया था, पहली बार महात्मा गांधी ने। इसको कब किया गया था, 1937 में किया था इन्होंने। कब, 1937 में किया था बुनियादी शिक्षा का विचार, बेसिक एजुकेशन का, जिसे नई तालीम या वर्धना योजना के नाम से भी जाना जाता था। कैसे, नई तालीम या वर्धना योजना के नाम से भी, सॉरी वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता था, याद रखेंगे। अगला, भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था। 2020-21 में कौन सा राज्य था, जल्दी बताएंगे। तो ये आपका था मध्य प्रदेश था। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश था, बी राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में जाना जाता है। प्रकाश के त्योहार के रूप में कौन सा त्योहार जाना जाता है, जल्दी बताएंगे। आप लोग इसको ऐसे ही टिक कर सकते हैं। कौन सा है भारत में, दिवाली है। दिवाली पर ही दीपक जलाए जाते हैं, प्रकाश इसी में होता है, उजाला, मोमबत्ती, दीपक जो कुछ जलाया जाता है इसी में, तो इसी को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था, जल्दी से बताएंगे। चीन ने तिब्बत पर जो है आक्रमण आपका कब किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कब किया था, तो चीन ने तिब्बत पर आक्रमण 1950 में किया था। सी बिल्कुल सही जवाब है, 1950 में किया था चीन ने तिब्बत पर आक्रमण, याद रखेंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है। जल प्रदूषण का जैव संकेतक किसको माना जाता है, जल्दी बताएंगे, किसको माना जाता है। तो मेढक को माना जाता है। किसको, मेढक। डी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, मेढक को माना जाता है। अगला, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे।
किससे किए गए थे, जल्दी बताएंगे। तो ये आपके किए गए थे 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। ये बिल्कुल सही जवाब है 1992, याद रखेंगे। अगला है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी होती है, अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो इनकी अधिकतम संख्या 34 34 होती है। कितनी, 34 होती है। सी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे 34 है। अगला, पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी पाई जाती है। सबसे प्रचुर गैस कौन सी पाई जाती है पृथ्वी के क्षोभ मंडल में, जल्दी से बताएंगे। सबसे प्रचुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी पाई, कौन सी है वो, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है। ये कितनी पाई जाती है, नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है। तो लगभग आपकी 78% पाई जाती है, 78% है। और आपकी यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, 21%, लगभग 21% आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। वहीं 1% जो है अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। कितनी, 1% आपकी अन्य गैसें पाई जाती हैं, याद रखेंगे। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है। यानी कि आप जो प्रोटेस्ट कर सकते हैं बिना किसी हथियार के, आंदोलन होता है, वो कौन से अनुच्छेद के तहत है, जल्दी से बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका है अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19। डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 19 के तहत आप हो सकते हैं एकत्रित बिना हथियार के, शांतिपूर्ण तरीके से, ऐसा नहीं उग्रवादी होकर, याद रखेंगे। अगला, भारत के किस राज्य ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल शुरू किया है। जन सूचना पोर्टल कौन से राज्य ने किया है, भारत के कौन से राज्य ने, जल्दी से बताएंगे। सीधी सी बात, जन सूचना के लिए है, कौन से राज्य ने किया है। तो ये आपका राजस्थान ने किया है। ए बिल्कुल सही जवाब है। किसने किया है, राजस्थान ने किया है 2005 के तहत, याद रखेंगे। अगला, जनसंख्या डी, जनसंख्या का घनत्व है। जनसंख्या का घनत्व है, जल्दी बताएंगे जनसंख्या का क्या घनत्व है। तो डी बराबर एन संख्या प्रति स्पेस, याद रखेंगे। डी बराबर एन संख्या डिवाइड स्पेस एस। डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा, डी राइट आंसर है। यहाँ पर आपको जनसंख्या घनत्व निकालने का फॉर्मूला है, ये एक जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए फॉर्मूला है। डी बराबर एन डिवाइड स्पेस है। एन कुल जनसंख्या है, एन कुल जनसंख्या है। एस बराबर कुल क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में, याद रखेंगे। अगला देखते हैं, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है। भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को ये कैसे बढ़ाता है। तो ये आपका पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके, ये बिल्कुल सही जवाब है, पहचान और सत्यापन की प्रक्रियाओं में सुधार करके। अगला, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व बताएंगे, किसने किया था, जल्दी से बताएंगे किसने किया था। तो ये आपका किसने किया था, राइट आंसर जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट, किसने किया था। तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अच्छा, ये हुआ कहाँ पर था। तो ये आपका गुजरात में हुआ था। कहाँ, गुजरात में हुआ था, याद रखेंगे, गुजरात में हुआ था। सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखते हैं, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग थिंग, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड का प्राप्तकर्ता कौन है। शांति भंग का आजीवन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है, जल्दी से बताएंगे कौन है। तो वो हैं आपके सलमान रुश्दी। कौन है, सलमान रुश्दी हैं। बी यहाँ पर सही जवाब है, सलमान रुश्दी हैं। अच्छा, ये पुरस्कार इनको कब दिया गया था। तो ये आपका दिया गया था 14 नवंबर 2023 को। कब दिया था 2023 वर्ष, याद रखेंगे सभी स्टूडेंट। अगला, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है, कौन सा है। सबसे कम लिंगानुपात है जहाँ पर, कौन सा भारतीय राज्य है, जल्दी बताएंगे। तो वो आपका है हरियाणा है। कौन सा, हरियाणा है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। अगला,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? कौन सी समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी, जल्दी बताएंगे। तो वह आपकी कौन सी अनुशंसा थी? वो आपकी फेरवानी समिति थी। कौन सी? फेरवानी समिति थी। बी यहाँ पर सही जवाब है, फेरवानी समिति। अगला, निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लवण दिखते हैं? लार ग्रंथियों की सूजन के लवण दिखते हैं, जल्दी बताएंगे। तो इसका सही जवाब है आपका कंठमाला, गलकंठ रोग। डी बिल्कुल सही जवाब है, कंठमाला रोग जो होता है। कौन से रोग में? कंठमाला रोग होता है। डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखते हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में के लिए प्रावधान दिया गया है। किसके लिए प्रावधान दिया गया है? किसके लिए प्रावधान दिया गया है? तो ये आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए दिया गया है। ए बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगला, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 6:6:5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति होगी। कौन से मामले में किया गया था, जल्दी से बताएंगे। कौन सा मामला था वो आपका? कौन सा मामला था, जल्दी बताएंगे। तो वो आपका मामला था गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य। सी बिल्कुल सही जवाब है। किसका मामला था? गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य का था। स्टूडेंट, अगर सेट अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें एक बार, थम्स अप का बटन दबाकर सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइक कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जल्दी बताएंगे। तो ये आपकी हुई थी अनुच्छेद 124 के तहत। बी बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 124 के तहत। याद रखेंगे किसके? अनुच्छेद 124 के तहत हुई थी। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी अरेना क्या करती है? अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी अरेना जो है क्या करती है, जल्दी बताएंगे। क्या करती है? तो यह करती है अक्षय नवीनीकरण, यानी अक्षय का मतलब नवीनीकरण, ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? 14 सितंबर जो है किस रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब है, बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, जल्दी बताएंगे। तो ये आपकी सड़क निर्माण से संबंधित है। किससे? सड़क निर्माण से संबंधित है। यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। किससे संबंधित है? सड़क निर्माण से संबंधित है भारतमाला परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? कौन से संगठन को जिम्मेदार माना जाता है, जल्दी बताइए। कौन सा संगठन है? तो वो आपका है UNCTT। कौन सा है? UNCTT। ए बिल्कुल सही जवाब है। कौन से संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? UNCTT। अच्छा, UNCTT है क्या? यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म कमेटी है। काउंटर टेररिज्म कमेटी है। कौन सी है? याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म कमेटी है। संयुक्त राष्ट्र की ये एक इकाई है जिसे वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसे 2001 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा प्रस्ताव के तहत स्थापित किया गया था। 2001 में, याद रखेंगे, 2001 में इसको स्थापित किया गया था। ये बिल्कुल सही जवाब है, याद कर लेंगे। अगला, दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है? जीएसटी दर कितना लगता है? दूध उत्पाद, ब्रेड, अति आवश्यक जो आदि आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर जीएसटी कर कितना लगता है? जल्दी से बताइए कितना लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना लगता है? तो इन पर आपका लगता है 5%, 5% लगता है, 5%। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, 5% जीएसटी कर लगता है। अगला, एक प्रकार का रिक्त स्थान एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। कौन सा है, जल्दी बताएंगे। वो वायरस कौन सा है? तो वो आपका है मालवेयर अटैक। एक प्रकार का साइबर अपराध है मालवेयर अटैक। कौन सा है? डी बिल्कुल सही जवाब। मालवेयर अटैक एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। डी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। अगला, जायद फसल किस ऋतु के दौरान होती है? कौन सी ऋतु में होती है? जायद की फसलें किस ऋतु में होती हैं, जल्दी बताएंगे।
कौन सी ऋतु में होती हैं? तो ये आपकी ग्रीष्म ऋतु में होती हैं। बी बिल्कुल सही जवाब है। जायद की फसल ग्रीष्म ऋतु में होती है। कब होती है? ग्रीष्म ऋतु, याद रखेंगे ग्रीष्म ऋतु। जायद की फसलें गर्मियों के मौसम की फसलें हैं जो भारत में संचित भूमि पर उगाई जाती हैं, जिन्हें मानसून का इंतजार नहीं करना पड़ता है। वे मुख्य रूप से मार्च से जून तक रबी और खरीफ फसल के मौसम के बीच कम अवधि में बढ़ती हैं। जायद फसल का मौसम सर्दियों और बरसात के मौसम के बीच का होता है, याद रखेंगे। अगला, आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? प्राप्त राशि को क्या कहते हैं? जल्दी बताएंगे। आय के मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? जल्दी बताएंगे क्या कहा जाता है? तो इसको आपको कहा जाता है सकल कुल आय। डी बिल्कुल सही जवाब है। सकल कुल आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सकल कुल आय कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? जल्दी बताएंगे। कौन सा अनुच्छेद है? बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा अनुच्छेद है? जल्दी बताएंगे। तो ये आपका अनुच्छेद 55 है। ए बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 55 आर्टिकल 55 है। कौन सा है? आर्टिकल 55 है, जिससे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? HW का प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके बताएंगे क्या है इसका सही जवाब, और अपना स्कोर भी कमेंट करना। 50 में से आपका कितना स्कोर बना है? आज का सेट थोड़ा हार्ड लेवल का था, तो कमेंट करना जो भी आपके को बने हैं ईमानदारी से प्रश्न, और जो प्रश्न आपके गलत हुए हैं इसमें जिनका आपको उत्तर नहीं पता है तो क्लास को एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज करके देख लेंगे और सभी प्रश्नों को याद कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो एग्जाम में बन सकते हैं। अब डेली आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। अल्टरनेट डे पर एक दिन 50 क्वेश्चन का, एक दिन आपका 100 क्वेश्चन का कराया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट चैनल से जुड़े रहें। अगर आप कोई बुक बाई करना चाहते हैं यूपी होमगार्ड या फिर जीके जीएस के लिए, तो कुछ बुक्स का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लें। जो आपको बेस्ट लगे आप बाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट पीडीएफ को बाई करना चाहते हैं तो बाई कर लें। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इस क्वेश्चंस का पोल आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज मिलेगा, वहां पर क्विज मिल जाता है और क्लासेज की भी जानकारी मिलती है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसके क्विज वहां पर मिलते हैं और क्लास की भी जानकारी मिलती है। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी होती है वो भी आपको वहां पर मिलती रहती है। तो जाकर आज ही ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। क्लास रोज रात 8 बजे आती है, सभी स्टूडेंट देखते रहे। रात 8 बजे रोज क्लास आ जाती है, चैनल पर जाकर जरूर देख लिया करें। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं और इस प्रश्न का जवाब जरूर बताएंगे कमेंट करके, और साथ ही अपना स्कोर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।